सीयूईटी इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर एमसीक्यूज हम देखेंगे आपके मनी बैंकिंग से रिलेटेड। और लास्ट तक देख लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आप हमारे बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस बैच में आपको लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, फुल टाइम टेस्ट सीरीज जो है दी जाती है। तो आप इस बैच को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और याद रखिएगा कि ये कंप्लीट बैच है जिसमें कि आपको 100+ टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, 10 जो है कि फुल टाइम टेस्ट सीरीज आपको दी जाती है। और इसमें मैं आपको जो है कि इकोनॉमिक्स वाला पार्ट कवर करवाती हूँ, सर जो है मैथ्स और स्टैट्स का पार्ट करवाते हैं। और याद रखिएगा इस बैच में आपको इकोनोमेट्रिक्स भी कवर करवाया जाएगा। और ये बैच अभी आपको इस सेल में, दुर्गा पूजा के सेल में आपको 1999 में अवेलेबल है। तो इस बैच को आप जो है परचेज कर लीजिएगा 8920775507 पे। ठीक है, इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ पर आपको बैच मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आपके पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज डिफेक्ट ऑफ बार्टर सिस्टम। पहली बात तो बार्टर सिस्टम क्या होता है, जब हम कमोडिटी का एक्सचेंज करते हैं। जब पहले मनी नहीं हुआ करता था तो हम गुड्स के बदले जो है कि गुड्स देते थे। ठीक है, यानी एक ओल्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज है जहां पर गुड्स एंड सर्विसेज को ट्रेड किया जाता है डायरेक्टली विद अदर गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट यूजिंग मनी। है ना, यहाँ पर आपके कोई भी मनी का यूज नहीं होता है, विदाउट यूजिंग मनी। ठीक है, उसी को हम बार्टर सिस्टम बोलते हैं। तो यहाँ पर आपके क्या डिफेक्ट्स है, यहाँ पर मतलब लिमिटेशंस की बात की गई है। तो याद रखिएगा कि अगर बार्टर सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट है। मान लीजिए कि अगर ए पार्टी है, अगर उसको मान लीजिए ऑयल चाहिए और बी पार्टी के पास वीट है। ठीक है, वीट है, तो क्या ये इसके ऑयल के डिमांड को पूरा कर सकता है? नहीं। तो यहाँ पर डबल, जब तक कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट नहीं होगा, मान लीजिए कि अगर ए को ऑयल चाहिए और बी को वीट चाहिए, तो ए के पास वीट होना चाहिए है बी को देने के लिए, और बी के पास जो है ऑयल होना चाहिए ए को देने के लिए। तो अब जब तक कि अगर ऐसी स्थिति नहीं बनती है तो आपके डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट नहीं होगा, तब तक कि आपके बार्टर सिस्टम जो है वर्क नहीं करेगा। ठीक है, किसी भी यूनिट के जो है कि चीजों को हम मेजर नहीं कर सकते, उसको वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए 1 kg अगर तुम जो है कि वीट ले रहे हो, तो 2 kg राइस से उसको मतलब मेजर नहीं कर सकते, है ना। तो यहाँ पर डिफिकल्टी इन द मेजर ऑफ वैल्यू, यानी वैल्यू नहीं मतलब मेजर कर सकते। ठीक है, किसी सर्टेन चीज को एक मतलब पर्टिकुलर वैल्यू में आपके नहीं लग सकते, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यूज यहाँ पर प्रॉब्लम है। उसके बाद डिफिकल्ट इन स्टोर ऑफ वैल्यू। ठीक है, इसको स्टोर करने में प्रॉब्लम है फॉर लॉन्ग टर्म। मान लीजिए आपको बेचना है 2 महीने बाद, तो स्टोर करने में भी प्रॉब्लम है। मनी के साथ ऐसा नहीं है, अगर मनी है तो आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट हो गया। और इंडिविजिबिलिटी ऑफ सर्टेन गुड्स हो सकता है कि आपको कुछ और चाहिए, ठीक है, और दूसरे व्यक्ति को कुछ और चाहिए। जब तक कि सेम सेम ना मिलेगा तब तक कि बार्टर सिस्टम आपकी काम नहीं करेगा। ठीक है, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू हो सकता है, डिफिकल्टी इन स्टोरिंग वेल्थ। तो ये सभी चीजों में होता है, इसीलिए यहाँ पर जो चारों है उसके डिफेक्ट्स ऑप्शन में यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रेडिट मनी। ठीक है, क्रेडिट मनी आपकी क्या होता है? मनी दैट हैज नो इंट्रांसिक वैल्यू, वेरी इंपॉर्टेंट। क्रेडिट मनी वो मनी होता है जिसकी कोई भी इंट्रांसिक वैल्यू नहीं होती, नो इंट्रांसिक वैल्यू, कोई भी इंट्रांसिक वैल्यू इसकी नहीं होती है। उसी को हम जो है आपके क्रेडिट मनी बोलते हैं। और ये एक्सेप्ट इसलिए किया जाता है बिकॉज ऑफ ट्रस्ट, है ना। ट्रस्ट के आधार पे इसको एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक है, कोई भी इसकी इंट्रांसिक वैल्यू नहीं होती है। मनी दैट हैज नो इंट्रांसिक वैल्यू इज एक्सेप्ट बिकॉज ऑफ ट्रस्ट, है ना। यहाँ पर ट्रस्ट की वजह से इसको एक्सेप्ट किया जा रहा है। तो इसीलिए मतलब इसको एक्सचेंज में यूज किया जाता है। जैसे बैंक नोट हो गया, जैसे चेक्स हो गया, डिमांड ड्राफ्ट हो गया। ठीक है, ये सभी जो है आपके ट्रस्ट के आधार पे चलते हैं। तो ये सभी चीजें आपकी क्या है? क्रेडिट मनी है। तो ठीक है, तो क्रेडिट मनी वो मनी होता है जिसकी कोई भी इंट्रांसिक वैल्यू नहीं होती है, और ये एक्सेप्टेड होता है बिकॉज ऑफ ट्रस्ट। क्रेडिट के आधार पे इसको जो है कि एक्सेप्ट किया जाता है। इसके अंतर्गत ये सभी चीजें आ जाती है, इसीलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नियर मनी। नियर मनी किसको कहते हैं? तो फाइनेंशियल एसेट दैट आर नॉट एक्चुअल मनी बट
कैन बी क्विकली और इजिली कन्वर्टेबल इनटू मनी। जैसे इसको हम हाईली लिक्विड मनी भी कह सकते हैं, ठीक है, हाईली लिक्विड मनी भी कह सकते हैं। यानी ऐसा फाइनेंशियल एसेट, जैसे कोई भी एसेट हो सकता है, जैसे बॉन्ड है, इंश्योरेंस की पॉलिसी है, सिक्योरिटीज है, ट्रेजरी बिल्स है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, ठीक है, एफडी है, ये आपके हाईली लिक्विड मनी है, ठीक है। आप चाहे जब चाहेंगे तब इस मनी को, ये एक्चुअल मनी नहीं है, दिस नियर मनी इज नॉट एक्चुअल मनी, है ना, याद रखिएगा कि नॉट एक्चुअल मनी, ये आपका एक्चुअल मनी नहीं है, बट क्या है, नियर मनी है। क्या है, नियर है, पैसे के करीब पाया जाता है, ठीक है। और ये क्या है, इजिली कन्वर्टेबल है, याद रखिएगा कि हाईली लिक्विड है, और क्या है आपके, इजिली कन्वर्टेबल है, ठीक है, आप आसानी से इसको कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे इसके अंतर्गत बॉन्ड आ जाएगा, इंश्योरेंस पॉलिसी आ जाएगी, ठीक है, ये हाईली लिक्विड है, ये अगर तुरंत चाहोगे तो तुरंत ये आपके कन्वर्ट होगा, ठीक है। ये डायरेक्ट, याद रखिएगा कि नियर मनी का यूज डायरेक्ट ट्रांजेक्शन में नहीं होता है, डायरेक्ट जो ट्रांजेक्शन है उसमें यहाँ पर आपके इसका यूज नहीं किया जाता है नियर मनी का, ये चीज आपको याद रखना है। इसको पहले मनी में जो है चेंज करवाते हैं, मनी के टर्म्स में, फिर उसके बाद जो है कि फिर हम यूज करते हैं आगे। यानी नियर मनी इज हाईली लिक्विड मनी, ये इजिली कन्वर्टेबल है, ये एक्चुअल मनी नहीं है, और हम इसके साथ डायरेक्टली मतलब आप किसी को बॉन्ड, मतलब आप गए चावल लेने, तो आप ऐसा नहीं कि बॉन्ड बेच के चावल लेंगे, है ना, पहले आपको बॉन्ड को चेंज करवाना पड़ेगा, कन्वर्ट करवाना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ मनी, उसके बाद चीजें होंगी। नेक्स्ट हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ मनी। तो फीचर ऑफ मनी क्या है आपके, जनरल एक्सेप्टेबिलिटी होती है, होमोजीनियस यूनिट होता है, और ये मोस्ट लिक्विड एसेट है। मनी अपने आप में ही बहुत ज्यादा लिक्विड है ना, एक चीज याद रखना। तो मनी का फीचर है, याद रखिएगा कि मनी आपकी जनरल एक्सेप्टेबिलिटी होती है, उसकी मतलब सभी लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है, एज अ मीडियम वी कैन से दैट, ये आपके क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, ठीक है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज के केस में। और यहाँ पर डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड का प्रॉब्लम नहीं होगा, ये इससे हम किसी भी चीजों को, जैसे एक अगर पेन है तो वो 10 रुपए का है, ठीक है, तो हम इस पेन को 10 रुपीज के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर एक नोटबुक है, वो 50 रुपए का है, तो आप उसको मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हो। यानी यहाँ पर आपकी क्या है, मेजर ऑफ वैल्यू, है ना, मेजर ऑफ वैल्यू भी है, ठीक है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, स्टोर ऑफ वैल्यू भी है। मनी कैन बी सेव्ड यूजिंग इन फ्यूचर विदाउट लूजिंग इट्स वैल्यू इजीली, है ना। आप देखोगे कि पैसा आपने गुल्लक पे रख रखा है, या फिर आपने कहीं बैंक पे रख दिया, तो ऐसा नहीं है कि उसका मतलब आपके अब वैल्यू कम हो जाएगा, नहीं, आपके याद रखिएगा कि अगर हम सेव करते हैं तो फ्यूचर में उसकी बिना वैल्यू लूज हुए हुए हम यूज कर सकते हैं। जैसे आप देखते हो कि अगर मान लीजिए आप वीट को एज अ मनी यूज करें, तो आप देखोगे वो पेरिशेबल गुड है, खराब हो जाने वाला है ना, बट मनी को रखने से क्या मनी खराब हो जाता है, नहीं। तो याद रखिएगा कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, मेजर ऑफ वैल्यू, यानी किसी चीज को की वैल्यू को हम मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, ठीक है, स्टोर ऑफ वैल्यू है इसका, ठीक है। ये मैं फीचर्स यहाँ पर लिख देती हूँ, ठीक है, क्या क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दूसरा आपकी क्या है, स्टोर ऑफ वैल्यू, अगर हम इसको रखते हैं तो उसकी वैल्यू खत्म नहीं होती है, मेजर ऑफ वैल्यू, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। अब ये क्या होता है, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, तो फ्यूचर में हम पेमेंट कर सकते हैं, लाइक लोन दे सकते हैं, रेंट दे सकते हैं, सैलरी दे सकते हैं, इंटरेस्ट दे सकते हैं, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मनी। तो जो फ्यूचर में लॉन्ग टर्म के कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर जो पैसा हमें देना है, तो स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट का ये मतलब है कि हम लॉन्ग टर्म में इस पैसे को यूज कर सकते हैं लोन देने के लिए, ठीक है, रेंट देने के लिए, इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए, ठीक है, ये सब चीजें आ सकती है, ठीक है। और मनी क्या होता है, डिविजिबल भी होता है। ये कैसी बात है, डिविजिबल कैसे है, क्या आप एक नोट को फाड़ देते हो तो डिविजिबल होता नहीं। आप मान लीजिए आपके पास 100 रुपए का नोट है, तो आप इसको 10 रुपए के, है ना, यहाँ पर आप 10 रुपए के 10 नोट दोगे, तो आपके 100 रुपए बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर डिविजिबल है, स्मॉल यूनिट्स में आप इसको डिविजिबल कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। उसके बाद क्या है, पोर्टेबल है ना, पोर्टेबिलिटी है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे आप पैसे को ले जा सकते हो, बट बल्क में आप नोट को ले जा सकते हो, आप सिक्कों को नहीं, बट नोट को जो है आप आराम से ले जा सकते हो। ड्यूरेबिलिटी भी है,
ड्यूरेबल भी होता है, ठीक है। आपका जो सब नोट है वो ड्यूरेबल है, जैसे आप देखते हो लॉन्ग लास्टिंग है, आप कुछ समय तक रखोगे तो खराब नहीं होगा। पर अगर आप वही फ्रूट रख दो, कुछ चीजों को रख दो तो खराब हो जाएगा। पर नोट वोट खराब नहीं होता। यूनिफॉर्मिटी है, ठीक है। एवरी यूनिट ऑफ मनी ऑफ द सेम डिनोमिनेशन इज इक्वल टू इट्स वैल्यू। यानी अगर 50 रुपए का नोट है, तो जितना 50 रुपए में आप खरीद पा रहे हो ना, उससे जितनी उसकी परचेजिंग पावर है उतना ही उसकी यूनिफॉर्मिटी भी है, ठीक है। अगर आप 50 रुपए में 10 पेन खरीद पा रहे हो, ठीक है, तो आप हर बार 50 रुपए में 10 पेन ही खरीद पाओगे, यानी जितनी उसकी डिनोमिनेशन है उसकी वैल्यू उतनी ही आपके होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर आपकी सारी चीजें, ये जो सारा था ना, इसका फीचर था किसका, मनी का। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक में इंडिया में क्या है, आपके आरबीआई, जो कि सेंट्रल बैंक है, क्योंकि आरबीआई एक्ट से बना था, 1934 आरबीआई एक्ट, ठीक है। और ये 1 अप्रैल 1935 को स्टैब्लिश होता है आपका आरबीआई। और एक चीज आपको याद रखना है कि जो आरबीआई है, इसका नेशनलाइजेशन 1949 में हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर आपके कहाँ है, याद रखिएगा कि अ, मुंबई में है, ठीक है। अब यहाँ पर बोला है कि आपको इन ऑर्डर टू करेज इन्वेस्टमेंट, आपको इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है, तो आप क्या करोगे, सेंट्रल बैंक क्या करेगा। तो सेंट्रल बैंक, एज वी नो दैट, कि कुछ क्वालिटेटिव मेजर्स होते हैं टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, ठीक है। और कुछ क्वांटिटेटिव मेजर्स होते हैं, ठीक है। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, दैट, अच्छा। आरबीआई याद रखिएगा कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। इन्फ्लेशन क्या है, जनरल इंक्रीज, जो आपका प्राइस लेवल में इंक्रीमेंट देखने के लिए मिलता है, जनरल प्राइस लेवल जो इंक्रीमेंट होती है, उसको हम जो है कि आपके क्या बोलते हैं, याद रखिएगा कि इन्फ्लेशन बोलते हैं, जो कि कौन कंट्रोल करता है, आरबीआई, जो कि क्या बनाती है, आपके मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है। अब इसमें कुछ पॉलिसीज जो होती है वो आपकी कैसी होती है, क्वांटिटेटिव, और कुछ क्या होती है आपके क्वालिटेटिव, ठीक है। क्वांटिटेटिव पॉलिसी में आपकी क्या आता है, जैसे आपका सीआरआर, ठीक है, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, ठीक है, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, उसके बाद बैंक रेट, ये सभी चीजें आपकी किसके अंतर्गत हो जाएगी, क्वांटिटेटिव मेजर्स ऑफ, जो है कि अ, आपके सेंट्रल बैंक, जिसमें कि हम इससे कंट्रोल करते हैं आपके इन्फ्लेशन को, ठीक है। अगर हम बात करें क्वालिटेटिव कंट्रोल की, तो आपके मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी हो गया। उसके बाद आपके क्या होता है, मोरल सुएशन, ठीक है, ठीक है। ये सभी चीजें आपके इसके अंतर्गत आ जाती हैं। और आप देखते हो कि जैसे मान लीजिए कि क्वालिटेटिव, जैसे सीआरआर, अगर सीआरआर क्या होता है, एक ऐसा इतना मनी होता है जो कि बैंक्स को किसके पास रखना पड़ता है, सेंट्रल बैंक के पास रखना पड़ता है सीआरआर को, ठीक है। तो जो सीआरआर है, अगर वो आपके बढ़ जाएगा, अगर बैंक को ज्यादा पैसा रखना पड़ेगा आरबीआई के पास, तो बैंक क्या करेगा, लोगों को लोन कम देगा। जब लोगों को लोन कम देगा तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी। बट आपको क्या करना है, इंकरेज करना है इन्वेस्टमेंट को। तो कैसे इंकरेज होगा इन्वेस्टमेंट, आपको सीआरआर को क्या कर देना है, रिड्यूस कर देना है। सीआरआर क्या होता है, परसेंटेज होता है, कॉमर्शियल बैंक को रखना पड़ता है, ठीक है, ठीक है। सीआरआर इज द परसेंटेज ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स नेट डिपॉजिट एंड टाइम लाइबिलिटीज, ठीक है, जो कि आरबीआई के पास वो रखता है। ये एक तरीके से आपका क्वांटिटेटिव टूल है टू मेंटेन व्हाट, आपके मेंटेन करने के लिए जो आपका पैसा होता है ना, कुछ आरबीआई के पास रखना पड़ता है जब इमरजेंसी की केस आता है, तो बैंक्स जो है कि आपके किसके पास जाता है, सेंट्रल बैंक के पास जाता है। तो यही जो सीआरआर है, वो आपके जो भी डिपॉजिट हुआ होगा, नेट डिपॉजिट या फिर टाइम लाइबिलिटीज, जो फिक्स डिपॉजिट होता है, वो उसी का कुछ सम जो है बैंक्स किसके पास रखता है, सेंट्रल बैंक के पास। अगर ये ज्यादा रखने लगेगा, ठीक है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर यही कम आपके सीआरआर क्या हो जाए, कम हो जाए, तो आपकी इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, इंस्टीट्यूट दैट एक्सेप्ट डिपॉजिट फॉर लीडिंग पर्पस इज नोन एज, ठीक है, आपके एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमर्शियल बैंक, ठीक है। आप देखते हो ना कि कॉमर्शियल बैंक क्या करता है, आपका एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट, ठीक है। और सेंट्रल बैंक में आपने देख ही लिया, जो कि आपके इंडिया का क्या है, आरबीआई, और ऑलरेडी इसके बारे में मैंने इंफॉर्मेशन दे दिया। तो कॉमर्शियल बैंक एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है
जो कि क्या करता है, एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट को, और क्या करता है, प्रोवाइड करता है लोन को, लोन देता है आपको, और एडवांसेस, ठीक है, एडवांसेस एंड लोन्स देता है इंडिविजुअल्स को, बिजनेस को, गवर्नमेंट को, ठीक है। ये सभी चीजों को याद रखना है। अब आप देखते हो ना डिपॉजिट्स, है ना, डिपॉजिट्स भी क्या होते हैं आपके, कई तरीके के होते हैं। जैसे आपका होता है, एक होता है सेविंग डिपॉजिट, एक होता है करेंट, एक होता है फिक्स्ड, है ना। तो सेविंग जो डिपॉजिट होता है ये आपकी इंडिविजुअल करता है, क्या करता है, इंडिविजुअल। और इस पे क्या मिलता है, अगर आप सेविंग डिपॉजिट करते हो तो आपको इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। करंट डिपॉजिट की बात करें तो ये कौन करता है, आपके बिजनेसमैन, ठीक है। ये कौन करता है, बिजनेसमैन। यहाँ पर आपको कोई भी इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता है, यहाँ पर आप डेली ट्रांजेक्शन कर सकते हो इस करंट अकाउंट पे। और एफडी जो होता है आपके फिक्स पीरियड के लिए, जैसे आपने 3 साल के लिए पैसा 1 लाख लगा दिया बैंक में, तो ये आपके लिए फिक्स टाइम पीरियड के लिए होता है, और यहाँ पर आपको हायर इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, क्या मिलेगा, हायर इंटरेस्ट आपको मिलेगा, ठीक है। ये चीजें याद रखनी है। तो ये टाइप्स ऑफ डिपॉजिट हो गए, जो कि आपके ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, विच इज द फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक का फंक्शन क्या होता है, एक्सेप्ट करना डिपॉजिट को, वो भी बताया मैंने। लोन प्रोवाइड करता है, तो लोन आपके, अगर हम बात करें, क्रेडिट जो है कि क्रिएशन भी करता है, ठीक है। आप देखते हो ना कि बैंक में ही सारा मनी जाता है, और किस तरीके से 1 अपॉन जो है LRR, लीगल रिजर्व रेशो, ये फॉर्मूला है क्रेडिट क्रिएशन का। और याद रखिएगा कि किस तरीके से मल्टीपल होता है कुछ, जैसे आप बैंक में 1,000 डिपॉजिट करते हो ना, तो आपका कुछ जो है CRR में पैसा चला जाता है, कुछ जो पैसा है वो आपके क्या करता है, बैंक लोन पे चढ़ा देता है ना, ज्यादातर लोन पे ही दे देता है। उसके बाद वही पैसा वापस से बैंक में घूम के आता है। तो वो क्रेडिट कैसे क्रिएट करता है, ये 1/LRR से हम देखते हैं, ठीक है, लीगल रिजर्व रेशियो है। और फिर एजेंसी फंक्शंस भी होते हैं, ठीक है। एजेंसी फंक्शन जो कि आपके क्या है, एंसिलरी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंसिलरी, एंसिलरी फंक्शंस भी कहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं सेकेंडरी फंक्शंस आप कह सकते हैं, जिसमें आपके, आपका चेक कलेक्ट करेगा, बिल प्रोवाइड करेगा, ठीक है, डिविडेंड्स आपका इकट्ठा करेगा, जनरल यूटिलिटी सर्विसेज आपको प्रोवाइड करेगा, जैसे लॉकर की फैसिलिटी हो गई, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज आपको ऑफर करेगा। ये सारी चीजें जो है एजेंसी फंक्शन में हो गया, तो ये सभी जो है आपके कमर्शियल बैंक के जो है फंक्शंस हो गए, ठीक है। नेक्स्ट आपका, द सेंट्रल बैंक कैन इंक्रीज, मैं थोड़ा इसको मिटा देती हूँ। सेंट्रल बैंक कैन इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट बाई, क्रेडिट किस तरीके से आपके इंक्रीज कर सकता है, क्रेडिट यानी लोन को आपके अवेलेबल कब करवाएगा, तो बाई राइजिंग रेपो रेट, बाई रेजिंग रिवर्स रेपो रेट, बाई बाइंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब इसको इन डिटेल समझ लेते हैं, क्योंकि ये बार बार आपके पेपर में, मैं आपको यहाँ पर एक चीज आपको समझा देती हूँ। पहले बात तो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव वाला, अभी मैंने आपको जस्ट पीछे लिखा था, बस मैं थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ, तो ये चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। तो अगर बात करें क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव मेजर टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, देखा जाए तो क्या है, CRR। अब ये CRR क्या है, जो परसेंटेज ऑफ नेट डिपॉजिट टाइम लाइबिलिटी ऑफ दैट बैंक केप्ट विद RBI, ठीक है। ये क्या करता है, RBI के पास रखता है, ठीक है, इन कैश, किसके फॉर्म में, कैश के फॉर्म में। अगर CRR बढ़ेगा, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, CRR अगर आपका बढ़ेगा तो लेंडिंग क्या होगी, कम होगी, मतलब बैंक को ज्यादा पैसा रखना पड़ेगा, तो लेंडिंग क्या होगी, कम होगी। अगर यहीं पर CRR क्या हो जाए, घट जाए, तो लेंडिंग क्या हो जाएगी, क्योंकि बैंक को कम पैसा रखना पड़ रहा है बैंक, RBI के पास, तो ज्यादातर पैसा बैंक क्या करेगी, लेंडिंग करेगी, यानी इकोनॉमी में क्या हो जाएगा, मनी सप्लाई क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, SLR, ठीक है। SLR आपका क्या होता है, ये जो है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गोल्ड और कैश के फॉर्म में होता है, यानी परसेंटेज ऑफ नेट नेट डिपॉजिट टाइम लाइबिलिटी दैट बैंक मस्ट कीप विथ इटसेल्फ। और ये किस फॉर्म में हो सकता है, आपके कैश के फॉर्म में भी हो सकता है, गोल्ड के फॉर्म में भी हो सकता है, और किसके फॉर्म में हो सकता है, आपके सिक्योरिटीज के फॉर्म में भी आपके हो सकता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि ये अगर SLR बढ़ जाए, SLR अगर आपके बैंक RBI बढ़ा दे, तो लेंडिंग क्या होगी,
लेस हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी लिक्विडिटी कम प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है। और अगर एसएलआर कम हो जाए तो लेंडिंग क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आ जाते हैं रेपो रेट। तो जब एक ऐसा रेट जिसपे बैंक को लोन प्रोवाइड करता है कौन, आरबीआई। ठीक है, जो रेपो रेट होता है, रेपो रेट क्या होता है, जब आपके रेट एट विच आरबीआई लेंड्स टू कॉमर्शियल बैंक, है ना, कॉमर्शियल बैंक को आपके पैसा देता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं आपके रेपो रेट। अगर आपके रेपो रेट बढ़ गया, है ना, रेपो रेट अगर आपके बढ़ जाए, तो इसका मतलब ये है कि आपके लोन, मतलब आप जो आरबीआई से पैसा लोगे ना, वो उसका रेट बढ़ जाएगा, तो आपके बोरोइंग कॉस्ट बढ़ जाएगा। बोरोइंग कॉस्ट क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज कर जाएगा। जब बोरोइंग कॉस्ट इंक्रीज कर जाएगा, तो क्रेडिट क्या होगा, क्रेडिट फ्लो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर यहीं पर रेपो रेपो रेट क्या हो जाए, आपकी डिक्रीज हो जाए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बोरोइंग कॉस्ट क्या हो जाएगी आपके। ठीक है, ये आपके डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, यानी आपकी क्रेडिट क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये भी होता है, बट ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, लॉन्ग टर्म के लिए हम बैंक रेट देखते हैं। ठीक है, अब रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, तो रिवर्स रेपो रेट में आपके, जब आरबीआई बोरो करती है बैंक से, ठीक है, आरबीआई क्या करती है, बोरो करती है किससे, बैंक से, उसको हम लोग रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। और एक होता है आपकी ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन, जब मान लीजिए कि अगर इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया, इन्फ्लेशन कब बढ़ता है, जब मनी की सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाती है और डिमांड लोग बहुत ज्यादा करने लगते हैं, है ना। इन्फ्लेशन मान लीजिए बढ़ गया है, तो आप क्या करोगे कि सिक्योरिटीज को, जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होती है, वो आरबीआई क्या करती है, सेल कर देती है टू बैंक, है ना। गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को बैंक को दे देगी, बैंक ऑब्वियस सी बात है सिक्योरिटीज को खरीद लेगी। ठीक है, और सारा पैसा किसके पास चला जाएगा, आरबीआई के पास। जब आरबीआई के पास चला जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है मनी सप्लाई कम हो जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है फिर जब मनी सप्लाई कम होगा, तो लोगों के पास डिमांड कम हो जाएगी, यानी इन्फ्लेशन रिड्यूस हो जाएगा। पर यहीं पर अगर आपके सेल कर दे जी सिक्योरिटीज को, तो आपके, एक तो सेल किया, एक तो परचेज कर ले, है ना, सेल तो मैंने बता दिया। एक आपके परचेज कर ले जी सिक्योरिटीज को, तो आपके याद रखना है कि जब परचेज कर लेती है, तो आपके मनी सप्लाई क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, तो डिमांड बढ़ता है। ठीक है, डिमांड बढ़ जाएगा तो आपकी क्या होता है, इन्फ्लेशन भी क्या करता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये है ओपन मार्केट ऑपरेशन, जिसमें कि हम गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज को क्या करते हैं, बाइंग और क्या करते हैं, सेलिंग करते हैं। ठीक है, ये आपकी क्वांटिटेटिव मेजर है। और बैंक रेट वो रेट होता है जिसपे बैंक लोन लेती है कॉमर्शियल बैंक से, सॉरी आपके आरबीआई से, एट अगर हम बात करें, ये थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए लिया जाता है। अब यहाँ पर बोला गया है कि सेंट्रल बैंक कैन इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट। अगर क्रेडिट को बढ़ाना चाह रही है, लोगों को पैसा लोन बहुत इजीली अवेलेबल करवाना चाह रही है, तो वो क्या करेगी, यहाँ पर क्या, आपके जब क्रेडिट इंक्रीज करना चाह रही है, मतलब लोन ज्यादा देना चाह रही है, लोन देने का ये मतलब कि मनी जो है बहुत ज्यादा सप्लाई, तो वो क्या कर लेगी, बाई कर लेगी, नॉट सेल, है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाइंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज को जैसे ही बाई करेगी, ठीक है, गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज को बाई करेगी, तो उसके पास पैसा क्या हो जाएगा, सारा मार्केट में, मतलब एक तरीके से गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज कौन खरीदेगा, बैंक। तो बैंक के पास क्या हो जाएगा, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। जब मनी सप्लाई बढ़ेगी, तो उसको क्या करेगा बैंक, लोन पे चढ़ा देगा, लोन दे देगा, तो ऑब्वियस सी बात है इंक्रीज हो जाएगी क्रेडिट। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिविंग प्रॉमिस परमिशन टू विड्रॉ मनी बाय अमाउंट मोर देन डिपॉजिट। जब डिपॉजिट से ज्यादा आपको पैसा निकालने की इजाजत है, तो उस फैसिलिटी को आपके क्या कहते हैं, बैंक के, याद रखिएगा कि ओवरड्राफ्ट। क्या कहते हैं आपके, ओवरड्राफ्ट कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज अल्टरनेटिव मेजर टू मनी सप्लाई इन इंडिया। तो मनी सप्लाई इन इंडिया जो है, सभी, ये सभी M1 M2 M3 M4, दीज आर द ऑल व्हाट, मनी सप्लाई के मेजर्स है इंडिया में। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर M1 की, तो ये आपकी क्या है, मोस्ट लिक्विड, मोस्ट लिक्विड मनी है। ठीक है, यहाँ पर M3 आपकी क्या है, ब्रॉड मनी।
ब्रॉड मनी जो कि बैंकिंग सिस्टम में ज्यादा अवेलेबल रहती है। तो M1 याद रखना कि आपके मोस्ट लिक्विड है, ठीक है, और ब्रॉड मनी आपकी क्या है, M3, ठीक है। और ये सभी जो है कि आपके मनी सप्लाई ऑल्टरनेटिव्स है इन इंडिया, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, अब मैं इसको क्लियर और करती हूँ, क्या है M1 का पार्ट, क्या है M2 का पार्ट। और ये आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि अगर सबसे ज्यादा पेपर में क्वेश्चन अगर NTA का फेवरेट है तो ये है, ठीक है। अगर आपके मनी एंड बैंकिंग से कोई क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपके बनने की पूरी भी पॉसिबिलिटी रहेगी। तो अगर हम बात करें आपके M1 की, ठीक है, M1 आपकी क्या है, नैरो मनी, क्या है आपके नैरो मनी, ठीक है। यहाँ पर हम बात करें तो करेंसी विद पब्लिक आ जाता है, ठीक है, करेंसी विद पब्लिक, प्लस आपके डिमांड डिपॉजिट विद बैंक, बैंक के साथ आपका जो डिमांड डिपॉजिट है, उसके बाद प्लस अदर डिपॉजिट, अदर डिपॉजिट्स किसके साथ, आपके अदर पेपर जो डिपॉजिट्स होंगे वो आपका M1 का पार्ट हो, यानी करेंसी विद पब्लिक है, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक, और ये आपके अदर डिपॉजिट, ये नैरो मनी होता है, इसी को मोस्ट लिक्विड मनी भी आपके कहा जाता है, ठीक है। डेली ट्रांजेक्शन में इसको यूज किया जाता है, ठीक है, डेली ट्रांजेक्शन में इसको यूज किया जाता है, इसीलिए इसका नाम क्या है आपके, नैरो मनी या फिर मोस्ट लिक्विड मनी, ठीक है, मोस्ट लिक्विड मनी जो है यहाँ पर आपके इसके कहते हैं। नेक्स्ट आपकी अगर हम बात करें M2 है, मैं थोड़ा नीचे लिख देती हूँ कहीं पर, M2, M2 में आपके M1 तो आ ही जाएगा, प्लस यहाँ पर याद रखिएगा कि सेविंग डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेविंग डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस बैंक आपके आ जाएगा M2 में। M3 आपके क्या है, ब्रॉड मनी, बहुत बार पूछा जाता है पेपर में कि आपके ब्रॉड मनी कौन है, ठीक है, ब्रॉड मनी, तो ये आपका क्या है, M3 है, जिसमें कि आपके M1 तो आ ही जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा, टाइम डिपॉजिट विथ बैंक, ठीक है, टाइम डिपॉजिट विथ बैंक आपके इसके अंतर्गत आ जाता है। उसके बाद बात करेंगे M4 की, ये पेपर में आप याद करके जरूर जाइएगा, M3 तो आ जाएगा, प्लस यहाँ पर टोटल डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग, ऑर्गेनाइज, यहाँ पर याद रखिएगा कि एक्सक्लूड हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एक्सक्लूडिंग व्हाट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, यहाँ पर एक्सक्लूड हो जाता है, ठीक है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को M4 में से एक्सक्लूड कर देते हैं, ठीक है। तो ये है आपके M1 M2 M4 का हिस्सा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हु सर्कुलेट्स ऑल मिंट, ठीक है, ₹1 नॉट इन इंडिया, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर ₹1 को कौन सर्कुलेट करता है, तो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जो छोटी जो करेंसीज होती है ना आपके, जैसे ₹1 का हो गया, तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा किया जाता है, ठीक है, आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर A करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा नैरो मेजर ऑफ मनी क्या है आपके, M1, इसी को बोलते हैं मोस्ट लिक्विड, मोस्ट लिक्विड मनी भी आपकी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द मिनिमम रिजर्व सिस्टम स्टार्टेड इन इंडिया, मिनिमम रिजर्व सिस्टम कब स्टार्ट किया गया था इंडिया में, तो ये 1957 में स्टार्ट किया गया था मिनिमम जो रिजर्व सिस्टम है इंडिया में, ठीक है। अब ये है क्या मिनिमम रिजर्व सिस्टम, तो मिनिमम रिजर्व सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें RBI जो है मेंटेन करती है मिनिमम रिजर्व को, जब वो कोई भी नोट इशू कर रही है, करेंसी नोट्स को इशू करती है, तो उसके अगेंस्ट जो है कुछ ना कुछ मिनिमम रिजर्व को रखती है, गोल्ड के, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के, ठीक है। तो उसको जैसे मान लीजिए अगर वो 10 का नोट इशू कर रही है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ गोल्ड को रखती है, ठीक है। और ये जो है कि आपके अगर हम बात करें तो 1957 में इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। और याद रखिएगा कि जैसे मान लीजिए कि RBI 200 करोड़ को मतलब मेंटेन करेगी हिस्टोरिकली, अगर मतलब RBI मस्ट मेंटेन एटलीस्ट 200 करोड़, ठीक है, हिस्टोरिकल इन गोल्ड एंड अप्रूव सिक्योरिटीज के फॉर्म में रखती ही रखती है, अगर वो कोई भी करेंसीज को क्या करती है, इशू करती है। ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि करेंसी की स्टेबिलिटी बनी रहे, ठीक है, पब्लिक को कॉन्फिडेंस रहे पेपर नोट में। अब पेपर नोट ला रही है, लगातार छापते जा रही है, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट अगर पैसा नहीं रखती तो फिर कोई मतलब नहीं है ना, तो आपके पब्लिक का कॉन्फिडेंस बना रहे पेपर नोट्स में, ठीक है। और जो ओवर इशू का प्रॉब्लम होता है, जैसे कभी कभी कुछ भी बगल में गोल्ड वोल्ड नहीं रखा जाता है करेंसी के अगेंस्ट, बट लगातार इशू करती है ना,
मतलब आरबीआई या फिर कोई भी सेंट्रल बैंक, तो वो प्रॉब्लम होता है उसमें, क्योंकि फिर आपके पेपर नोट में जो वो होता है कॉन्फिडेंस होता है, वो क्या होता है, लूज होते जाता है। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। और इसमें याद रखना है कि जो आपके मिनिमम रिजर्व सिस्टम में जो इंडिया रखेगा वो 200 करोड़ रखेगा, ठीक है। और 115 करोड़ तो आपके, याद रखना है कि ये गोल्ड के फॉर्म में हो सकता है, आपके गोल्ड बुलियंस के फॉर्म में हो सकता है। और जो 115 के बाद जितना भी बचे वो आपके किसके फॉर्म में, यानी 85 करोड़ के आसपास जो है कि फॉरेन करेंसी एंड बैक्ड बाय करेंसी नोट्स के फॉर्म में आपके रखा जाता है मिनिमम रिजर्व सिस्टम के अंतर्गत। यानी ये 1957 में स्टार्ट हुआ था, बट याद रखिएगा कि इसके पहले भी मिनिमम रिजर्व सिस्टम चलता था 1935 में जब आपके आरबीआई आया था। तो नेक्स्ट देख लेते हैं द मोस्ट लिक्विड मनी। जितना ज्यादा आप मतलब M1 M2 M3 में सबसे ऊपर जो है M1, उसको मोस्ट लिक्विड बोलते हैं, नैरो मनी भी बोलते हैं, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा सर्कुलेशन में ये आपके यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है आपके हाई पावर्ड मनी। हाई पावर्ड मनी में आपके करेंसी विद पब्लिक रिजर्व हो जाता है, अदर जो डिपॉजिट्स है ये सभी आपके हाई पावर्ड मनी में आ जाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। तो हाई पावर्ड मनी में जो करेंसी इशू किया जा रहा है आरबीआई के द्वारा, और जो रिजर्व्स है, ओके, और अदर डिपॉजिट जो भी हैं वो आपके हाई पावर्ड मनी के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। याद रखना है कि जो आपका हाई पावर्ड मनी है ये आपके मॉनेटरी बेस भी इसको कहा जाता है। इसका दूसरा नाम जो है आपके क्या है, मॉनेटरी बेस, या फिर आपके इसको हम और क्या कहते हैं, रिजर्व मनी। इसका और क्या नाम है, रिजर्व मनी, ठीक है। यानी ये आपका टोटल करेंसी है दैट वाज इशूड बाय सेंट्रल बैंक और आरबीआई, ठीक है। और आरबीआई के द्वारा जो इशू इशू किया गया वो है, प्लस जो कॉमर्शियल बैंक के द्वारा जो है कि आपके रिजर्व्स होल्ड किया जा रहा है विद आरबीआई, ठीक है। जैसे आपके सीआरआर हो गया, फिर एसएलआर हो गया, तो ये सभी आपके किस में आ जाते हैं, हाई पावर्ड मनी में आ जाते हैं, ठीक है। यानी ये जो क्या है, स्मॉल चेंज इन हाई पावर्ड मनी कैन क्रिएट अ लार्ज, मतलब आपके होगा मनी सप्लाई, मनी सप्लाई को बढ़ा देगा, है ना। थोड़ा सा अगर आप चेंज करते हो इस हाई पावर्ड मनी में, अगर थोड़ी सी करेंसी को ज्यादा ज्यादा आरबीआई निकाल दे, मतलब आपके दे दे इकोनॉमी में, तो क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा मनी मनी बढ़ेगा, यानी मनी मल्टीप्लायर आपके क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या होता है, वर्ड मनी का फॉर्मूला आ जाता है, याद रखिएगा कि सी मतलब करेंसी इन सर्कुलेशन, प्लस आपको याद रखना है कि करेंसी इन सर्कुलेशन में क्या आता है, यहाँ पर आपका जाएगा नोट्स प्लस कॉइन्स, ठीक है। और आपकी क्या जाएगा, कैश रिजर्व ऑफ बैंक, ठीक है, यानी आर, जो कि एन अदर डिपॉजिट भी आ जाता है। तो यहाँ पर जो आर है वो कैश, जो आपके सीआरआर है ना, हेल्ड विद आरबीआई जो करके रखता है ना, वो यहाँ पर है, ठीक है। तो ये आपके हाई पावर्ड मनी होता है। ये बेसिस है आपके मनी सप्लाई इन इकोनॉमी, ठीक है। इकोनॉमी में कैसे मनी सप्लाई, मॉनेटरी बेस को प्रोवाइड करता है ये चीज आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट है आपका इंडियन मॉनेटरी सिस्टम इज बेस्ड ऑन, किस पे है, आपके पेपर स्टैंडर्ड पे बेस्ड है, ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका एपेक्स बैंक। एपेक्स बैंक ऑफ इंडिया कौन है, आरबीआई। गठन कब हुआ, आरबीआई एक्ट से। आरबीआई एक्ट कब आया था, 1934। कब बना ये, आपके 1 अप्रैल 1935 को आपके बना। एसबीआई का गठन हुआ 1955 में। इसके पहले एसबीआई अलग अलग, बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है, तो 3 बैंकों से मर्ज होकर बना था, पर एसबीआई जो है आपके पूरी तरीके से इसका राष्ट्रीयकरण 1955 में आपके होता है। और आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण है वो 1949 में आपके होता है। किसके पास राइट है टू इशू करेंसी नोट्स, सेंट्रल बैंक के पास है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक का क्या काम है, नोट्स को इशू करना, ये तो काम है, ठीक है। बैंकर ऑफ, ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का भी एक बैंक है, ठीक है। और ये मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है थ्रू थ्रू डिफरेंट मेजर्स, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इन सभी से जो है कि आपके मनी सप्लाई को करेक्ट जो है कि कंट्रोल करता है व्हाट, आपकी आरबीआई, यानी आपके आपके देश का कौन, सेंट्रल बैंक, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। अब एक चीज मैंने आपको बताया था कि क्वांटिटेटिव मेजर भी होता है सेंट्रल बैंक का टू कंट्रोल, और एक तरीके से टूल है जो कि आपके रेगुलेट मतलब इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकता है, जैसे क्रेडिट राशनिंग। ये कैसा टूल है आपके, क्वालिटेटिव, ये क्वालिटेटिव टूल है। तो यहाँ पर है क्रेडिट राशनिंग हो गया, ठीक है। क्रेडिट राशनिंग में आपके एक तरीके से बताया जाता है कि इसी सेक्टर में लोन दो, ठीक है, लिमिट कर देता है लोन को फॉर पर्टिकुलर सेक्टर, है ना।
आप एग्रीकल्चर में लोन दो ज्यादा, क्योंकि एग्रीकल्चर वालों को ज्यादा जरूरत है, तो उसको हम लोग क्रेडिट राशनिंग बोलते हैं। फिर होता है आपके मार्जिनल रिक्वायरमेंट। ठीक है, मार्जिनल रिक्वायरमेंट क्या होता है? आपके एक सर्टेन, जैसे आप कोलेटरल रखते हो ना, जैसे मान लीजिए आपने बोरो किया पैसा, तो उसके अगेंस्ट आपको कुछ सिक्योरिटी, कुछ मतलब आपके एसेट्स रखना पड़ता है। तो ये भी डिसाइड कौन करता है? आपके कौन करता है? आपके सेंट्रल बैंक, कि कितना बोरोइंग के अगेंस्ट कितना एसेट, सॉरी, कोलेटरल को रखना है ना? उसी को बोलते हैं मार्जिनल रिक्वायरमेंट। अगर बढ़ा देगा कोलेटरल, तो लोन क्या हो जाएगा? लोग कम लेंगे। अगर कम रखिएगा तो लोन, अगर कोलेटरल कम रखना होगा तो आपको लोन ज्यादा आप लोगे। ठीक है। उसके बाद जो है कि अगर बात करें, कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन भी करता है कि कितना लग्जरी गुड्स पे लोन देना है, कितना जो है कि स्पेकुलेटिव पर्पस के लिए लोन देना है। तो यहाँ पर क्या होता है? आपके कंज्यूमर क्रेडिट को क्या करता है? रेगुलेट करता है, रेगुलेशन यहाँ पर आपकी करता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द रेशियो ऑफ टोटल डिपॉजिट दैट कमर्शियल बैंक हैज केप्ट विद आरबीआई, उसको क्या बोलते हैं? सीआरआर। अभी बताया मैंने कि जो पैसा बैंक को आरबीआई के पास रखना होता है उसको बोलते हैं सीआरआर। ठीक है, ये आपके क्वांटिटेटिव मेजर्स में। डिमांड डिपॉजिट इंक्लूड, यहाँ पर आपके डिमांड डिपॉजिट में क्या होता है? सेविंग अकाउंट डिपॉजिट एंड करेंट अकाउंट डिपॉजिट। ये आपके डीडी में आ जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा करेक्ट हो गया? आपके बी। नेक्स्ट हमारा, व्हाट इज नेसेसरी कंडीशन फॉर बार्टर सिस्टम? तो यहाँ पर आपके लिमिटेड नीड होना चाहिए, ये भी ठीक है। आपके लिमिटेड एक्सचेंज एरिया होना चाहिए। उसके बाद इकोनॉमिकली बैकवर्ड सोसाइटी में ऐसा देखने के लिए मिलता है कि लोग पैसे का यूज ना करके कमोडिटीज का यूज करते हैं बार्टर मतलब सिस्टम के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ बार्टर सिस्टम? तो ये सिंपल सिस्टम है, दो लोग गुड्स लेके आ रहे हैं, एक्सचेंज कर ले रहे हैं। मोर म्यूचुअल कॉपरेशन पे आधारित है। ठीक है, नो कोई भी इकोनॉमिक डिस्पैरिटी होने का संभावना ही नहीं है, क्योंकि गुड्स को एक्सचेंज किया जा रहा है ना। तो कोई भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आएगा कि आपके लोन की प्रॉब्लम आ जाए या फिर आपके कोई पैसा लेके भाग गया। ये सब प्रॉब्लम्स आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। what which one is the difficulty of barter system? डबल कोइंसिडेंस ऑफ, ये मैंने बता दिया था। आपकी डिफिकल्टी ऑफ डिवीजन ऑफ गुड्स और लैक ऑफ जनरल एक्सेबिलिटी ऑफ वैल्यू। मतलब मान लीजिए कि आपका, आप चावल लेके बेचने आए, कोई हो सकता है ना एक्सेप्ट करे। ठीक है, तो ये दिक्कत है। आप डिवीजन कैसे कर सकते हो गुड्स का, वो भी तो दिक्कत है ना यहाँ पर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मनी इवोल्यूशन, सबसे पहले कौन सी मनी आई थी? कमोडिटी मनी। यानी कमोडिटीज को मनी के टर्म्स में हम यूज करते थे। ठीक है, एक चीज आपको याद रखना है, जैसे कि आप पिछले समय में आप देखते थे कि बड़े बड़े जो पत्थर होते थे, है ना? ठीक है, उसको जो है कि मनी के टर्म्स में यूज किया जाता था। तो पहले, सबसे पहले क्या आ गया? कमोडिटी एज अ मनी, है ना? सबसे पहले जो है कि कमोडिटी मनी आया था, जिसकी इंट्रांसिक वैल्यू होती थी। जैसे आपके गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, है ना? याद रखिएगा कि कमोडिटी मनी में क्या होती थी? आपके इंट्रांसिक जो वैल्यू क्या होती थी? आपके होती थी। ठीक है, कॉपर कॉइन हो गया, सिल्वर हो गया। ठीक है, ये सारी चीजें आपके आ जाती थी। उसके बाद आ गया मेटल मनी। ठीक है, मेटल मनी में भी लगभग यही सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद आ गया पेपर मनी, फिर आ गया क्रेडिट मनी। आप देखते हो ना कि टाइप्स ऑफ मनी बहुत सारी होती है। जैसे आपके कमोडिटी मनी में आपके गोल्ड एंड सिल्वर, मेटल मनी भी वही है, पेपर मनी जो आज हम यूज करते हैं, और क्रेडिट मनी में आजकल देखते हैं ना कि आप प्रोमिसरी नोट्स और ये सभी चीजें लेते हो। ठीक है, गोल्ड सर्टिफिकेट या फिर सिल्वर सर्टिफिकेट, है ना? ये सभी चीजें लेते हैं। या फिर जैसे आपके क्रेडिट मनी के अंतर्गत ये भी आ जाएगा आपके, जैसे इसको हम क्या बोलते हैं? बैंक डिपॉजिट का जो आपके एफडी जो करवाते हो ना, वो उसका एक पेपर मिलता है ना आपको, वो भी आ जाता है क्रेडिट मनी। तो सबसे पहले कमोडिटी मनी आया। ठीक है, फिर मेटल मनी, पेपर मनी एंड क्रेडिट मनी आपके आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका, आपको याद रखना है कि कमोडिटी मनी में, कमोडिटी मनी में याद रखना क्या होगी? इंट्रांसिक वैल्यू होगी, यानी जो फेस वैल्यू होगी उसमें अंदर की भी में भी कुछ वैल्यू होगा, उसको गलाएंगे तो बिक जाएगा वो, जैसे गोल्ड, सिल्वर, है ना? सिल्वर, ये सभी चीज हो गया। नेक्स्ट है आपका क्रेडिट मनी को हम फाइट मनी भी कहते हैं। ठीक है, क्रेडिट मनी को हम क्या कहते हैं? फाइट मनी भी कहते हैं। इसके अंतर्गत आपके क्या होता है? इसको क्रेडिट मनी भी कहा जाता है।
जिसमें बैंक डिपॉजिट हो गया, पेपर नोट्स हो गया। यहाँ पर याद रखिएगा कि नो इंट्रांसिक वैल्यू, कोई अंदर की वैल्यू नहीं है। अगर उस पेपर को देखा जाए, अगर गवर्नमेंट ने उसका लीगल टेंडर ना दिया हो तो उसका कोई मतलब नहीं। तो याद रखिए, क्योंकि फाइट मनी में आपको लीगल टेंडर दिया जाता है, किसके द्वारा? उसको लीगलाइज किया जाता है, कौन करता है? आपके गवर्नमेंट। गवर्नमेंट उसको लीगल करती है, ठीक है। और अगर हम बात करें रिप्रेजेंटेटिव मनी, एक होती है किसी मतलब पर्टिकुलर चीज को वो रिप्रेजेंट कर रही होती है, रिप्रेजेंटेटिव मनी। तो ये क्या होता है आपकी, जैसे आपका कमोडिटी के केस में हो जाएगा, कोई कमोडिटी, जैसे गोल्ड सर्टिफिकेट। क्लेम आप करते हो ऑन कमोडिटी, जैसे जब हम क्लेम करते हैं ऑन कमोडिटी, ठीक है, उसको हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव मनी। जैसे इसमें आपके आ जाता है गोल्ड सर्टिफिकेट, ठीक है, उसके बाद सिल्वर, ठीक है। मेटेलिक मनी तो आप जान ही रहे हो, जो अभी मैंने बताया ऊपर, कमोडिटी मनी उसी को मेटेलिक मनी भी कहते हैं, गोल्ड एंड सिल्वर। पेपर मनी जो कि अभी यूज हम करते हैं, ठीक है। प्लास्टिक मनी आजकल क्या हो गया, जैसे प्लास्टिक मनी भी पूछ देता है। प्लास्टिक मनी के फॉर्म में आपका क्या है, क्रेडिट, है ना। यहाँ पर आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सभी आपके क्या है, प्लास्टिक मनी में आ जाते हैं, ठीक है। और आप M1 M2 तो ऑलरेडी देख चुके हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा, ठीक है, नेक्स्ट हमारा मनी इज व्हाट मनी डज। मनी क्या है, मनी जो कर रहा है। तो यहाँ पर हार्टले का ये जो है आपके कहा गया स्टेटमेंट है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूडेड इन प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है और मेजर ऑफ वैल्यू, ठीक है। ये सेकेंडरी फंक्शन है, स्टोर, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, सी वाला करेक्ट हो जाएगा। सेकेंडरी फंक्शन क्या है आपके, स्टोर ऑफ वैल्यू है, ट्रांजेक्शन वैल्यू है, डिफर्ड पेमेंट, मैंने बताया ना स्टैंडर्ड डिफर्ड पेमेंट, लोन के फॉर्म में आप मनी को देते हो। तो ये सभी जो है आपके सेकेंडरी फंक्शन है मनी का। नेक्स्ट हमारा, मनी इज पिवट अराउंड द होल इकोनॉमी क्लस्टर्स, ठीक है। ये किसका द्वारा कहा गया है, मार्शल के द्वारा कहा गया है, ऑप्शन नंबर सी है। द फंक्शन ऑफ मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी है, मेजर ऑफ वैल्यू, ये आपके प्राइमरी फंक्शन है। क्या है आपके प्राइमरी फंक्शन, और ये आपकी क्या है, सेकेंडरी, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। द फंक्शन ऑफ मनी इंक्लूड्स, क्या होता है, ये सभी इसके फंक्शंस है, ऑलरेडी बता दिया मैंने, ठीक है। मनी इज मैटर, क्यों, क्योंकि इसका मेजर, किसी भी चीजों को आप मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, ठीक है। आप एक पेन को भी मेजर कर सकते हैं, ठीक है। एक्सचेंज के लिए एक्सेप्ट होता है हर जगह पे। इसकी, अगर आप इसको स्टोर करके भी रखते हो तो एक वेल्थ एक्यूमुलेट होता है ना आपके पास, ये भी चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हमारा, बाई सप्लाई ऑफ मनी मीन्स, सप्लाई ऑफ मनी का मतलब क्या होता है, मनी डिपॉजिटेड इन बैंक, ये भी ठीक है। सी प्लस आर प्लस ओ आर, अदर, अदर डिपॉजिट, ये अभी के मनी सप्लाई होता है, जिसको हम हाई पावर्ड मनी या फिर बेस मनी या फिर मॉनेटरी बेस भी कहते हैं, ठीक है। तो मनी सप्लाई के अंतर्गत क्या होगा, डिपॉजिट इन बैंक भी आ जाएगा, मनी अवेलेबल इन पब्लिक जो कि सी का पार्ट है, एंड डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस बैंक, अदर डिपॉजिट में भी ये आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मनी। फंक्शन क्या नहीं है आपके, प्राइस स्टेबिलिटी, ये नहीं है, ठीक है। विच बैंक, विच वन ऑफ द बैंक ऑफ पब्लिक, कॉमर्शियल बैंक पब्लिक का बैंक है। प्राइमरी फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक क्या होता है, एक्सेप्ट करना डिपॉजिट को, लोन को एडवांस करना, क्रेडिट क्रिएट करना, ये सभी प्राइमरी फंक्शन है आपके कॉमर्शियल बैंक के। कॉमर्शियल बैंक, द डिमांड, डिपॉजिट एक्सेप्टेड बाय कॉमर्शियल बैंक, ये सभी जो है कि आपके एक्सेप्ट करता है। सेविंग जो हम लोग करते हैं, ये बिजनेस पर्सन करता है। एफडी जो होता है फिक्स डिपॉजिट, वो आपकी टाइम डिपॉजिट में आ जाता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40 तक देखेंगे। विच टाइप ऑफ लोन एडवांसेस बाय कॉमर्शियल बैंक, सभी तरीके से लोन देती है। ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी आपको देती है, लोन एंड एडवांसेस देती है, कैश क्रेडिट भी देती है, क्रेडिट कार्ड देती है, जिससे कि आप आराम से कुछ कमोडिटीज को परचेज कर सकते हो। तो ये सभी चीजें आपके कॉमर्शियल बैंक आपको प्रोवाइड करती है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेकेंडरी फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक, तो यहाँ पर आपकी क्या हो जाता है, सेकेंडरी फंक्शन में आपके एजेंसी फंक्शन आ जाता है, जनरल यूटिलिटी फंक्शन आ जाता है,
उसके बाद जो है सोशल फंक्शन आ जाता है। ठीक है, जनरल फंक्शन में जैसे आपके लॉकर की फैसिलिटी अवेलेबल करवाना। एजेंसी फंक्शन में आपके जैसे कुछ चीजों का भुगतान करना होता है ना, जैसे आपके मान लीजिए आपके टाइम टाइम पे आपके अकाउंट से कुछ पैसा कटता है LIC के लिए, तो वो भी काम कौन करता है? कमर्शियल बैंक करता है। ठीक है, सोशल फंक्शन में आपके सोशल अवेयरनेस फैलाता है। ठीक है, सोशल काम जैसे कभी कभी क्या होता है, कुछ बैंक जो होती है लोन ले लेती, सॉरी, गोद ले लेती है किसी गांव को, तो उसके लिए वो भी आपके जो है कहीं ना कहीं सेकेंडरी फंक्शन के अंतर्गत आ जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट है। एजेंसी फंक्शन में आपकी क्या है? एक्टिंग एज अ ट्रस्टी, ट्रस्टी के रूप में एक्ट करता है आपका कौन? कमर्शियल बैंक। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ आपके जो है कि ये हमने क्वेश्चन देखा आपके मनी एंड बैंकिंग के पार्ट से। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और भी इसी तरीके के क्वेश्चन हम लगातार करेंगे, पर बैच को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। 1999 में ये बैच अभी आपको अवेलेबल है एट ऑफर रेट। जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा।